हाँ तो बच्चों, आज हमारे जो सिलेबस में पोइट्री वाले सेक्शन में जो फर्स्ट पोएम है उसका नाम है आइस एंड फायर, और वो उसके जो राइटर हैं यानी पोइट हैं वो है एडमंड स्पेंसर। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक सिंबॉलिक ये एक पिक लगाई हुई है जो आपको ये शो करती है, ये जो ब्लू हैंड्स हैं, ठीक है ना। और इधर देखो आपको फायर नजर आ रही है और इधर जो है आपको ब्लू ब्लू मतलब यहाँ पे आपको आइस नजर आ रही है। तो दिस वन इज आइस, ओके, एंड दिस वन इज फायर, FIRE। तो पोएम का नाम है आइस एंड फायर। पोएम का नाम क्या है? आइस एंड फायर। अभी आप ये समझिए कि ये जो पोएम आइस एंड फायर है, इसमें आइस जो है वो आपका जो पोइट है, कवि जो है, उसकी बिलविड को रिप्रेजेंट करता है, कवि की प्रेमिका को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर जो आपके आइस है, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? BELOVED, बिलविड, प्रेमिका को। और फायर जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है पोइट को। फाइन। तो ये दोनों चीजें अभी तो हम केवल पोएम के नाम समझ रहे हैं, आपको इससे पता लग जाएगा कि देखो ये फायर है और ये आइस है। फाइन, आगे देखिए। नेक्स्ट यदि हम देखें हमारी जो पोएम है, आपको पता है कि हमारी जो पोएम है उसका नाम क्या है? देखिए, दिस वन इज आवर पोएम आइस एंड फायर। ये आपकी जो पोएम की जो फर्स्ट लाइन है वो ये है, माय लव इज लाइक टू आइस एंड आई टू फायर। और पोएम का नाम है आइस एंड फायर, और इसके जो पोइट हैं उनका नाम है एडमंड स्पेंसर। पोइट का नाम क्या है? एडमंड स्पेंसर। फाइन। तो देखो अभी तो मैंने आपको पोइट का नाम बताया कि पोइट का नाम है एडमंड स्पेंसर और पोएम का नाम है आइस एंड फायर। अभी हम पोएम को पढ़ने नहीं जा रहे हैं। किसी भी पोएम को पढ़ने से पहले हमें यह देखना होता है कि उसका राइटर कौन है। राइटर के बाद हमें यह देखना होता है कि वो राइटर जिस एज में लिख रहा था उस वक्त की जो आपकी जो पॉलिटिकल, लिटरेरी, सोशल बैकग्राउंड कैसा था। अगली चीज हमें ये देखनी होती है, राइटर की जो लाइफ स्टाइल देखनी पड़ती है, भाई लाइफ उसके साथ क्या हुआ और उस राइटर के ऊपर किस किस चीज का इन्फ्लुएंस था, जिससे कि हम उस पोएम को ज्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं। तो हम सीधे के सीधे हम क्या करते हैं, पहले राइटर पर आते हैं, यानी पहले पोइट पर आते हैं। पहले पोइट को समझेंगे और उसके बाद हम पोएम पर आएंगे। जब आप पोइट को ढंग से समझ जाएंगे तो पोएम को समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। फाइन। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। देखिए, सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है, ओके, ये है अपने एडमंड स्पेंसर। ये हमारे राइटर और इनका नाम है क्या? एडमंड स्पेंसर, EDMUND, एडमंड स्पेंसर। देखिए, एडमंड स्पेंसर का यदि लाइफ स्पैन देखा जाए तो ये है 1552 से 1599, यानी कि 1552 में उनका बर्थ था और 1599 में डेथ हुई उनकी। ओके, ये आपके एडमंड स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर। अब देखिए यहां से आपको क्या चीज पता लगती है। आपके सिलेबस में जो एक एज है, लिटरेरी पीरियड है, जिसका नाम है एलिजाबेथन एज। क्या नाम है? ELIZABETHAN। आपके सिलेबस में एक एज है, लिटरेरी पीरियड है, जिसका नाम है एलिजाबेथन एज। और एलिजाबेथन एज का जो टाइम पीरियड है वो है 1558 टू 1603। ये एलिजाबेथन पीरियड है। आपके लिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एक नंबर का कि भाई एलिजाबेथन पीरियड कब से कब तक है, तो आपको ध्यान रखना है 1558 से 1603 तक। अब देखो, आपका एडमंड स्पेंसर जो है 1552 से 1599, इसका मतलब आप देखो ये एलिजाबेथन पीरियड, यानी कि आपके जो एडमंड स्पेंसर का जो पीरियड था, जिस टाइम वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहा, तो वो पीरियड कौन सा था? एलिजाबेथन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि भाई आपका एडमंड स्पेंसर किस एज का पोइट है, तो आपका आंसर होगा किस एज का पोइट है? एलिजाबेथन एज का वो पोइट है। फाइन। आगे देखिए, मैं आपको वो बता रहा हूं, पहले तो मैंने आपको एडमंड स्पेंसर बताया, फिर कौन कौन सी चीजें एडमंड स्पेंसर की लाइफ में, कौन कौन से लोग जो है एडमंड स्पेंसर की लाइफ में इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो हम बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, यदि नेक्स्ट हम देखें
नेक्स्ट देखिए, ये जो है इसका नाम है ELIZABETH, BOYLE, एलिजाबेथ बॉयल। ये आप लोगों के लिए नाम बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। ELIZABETH, एलिजाबेथ बॉयल। एलिजाबेथ बॉयल जो है ये स्पेंसर की बिलवेड है, स्पेंसर की जो है बिलवेड। अभी हमने जो टाइटल पढ़ा था आइस एंड फायर, तो यहाँ पर जो आइस वो अपनी प्रेमिका को बता रहा है वो यही है, एलिजाबेथ बॉयल। तो आपको ध्यान रखना है कि इस एलिजाबेथ बॉयल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपके सिलेबस में जो पोएम आइस एंड फायर है उसमें आइस बर्फ किसके लिए यूज कर रहा है, वो इस एलिजाबेथ बॉयल के लिए यूज कर रहा है, और इसी को ये पोएम जो है डेडिकेटेड है। फाइन, तो आपने देखा एडमंड स्पेंसर। फिर नेक्स्ट इसकी लाइफ में जो बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाला कौन है, एलिजाबेथ बॉयल, ये इसकी बिलवेड है। नेक्स्ट देखिए, ये कैरेक्टर जो है एडमंड स्पेंसर की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और ये है आपके PHILIP, फिलिप सिडनी। PHILIP, फिलिप SIDNEY, फिलिप सिडनी। अब देखो फिलिप सिडनी का क्या इंपॉर्टेंस है, आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि एडमंड स्पेंसर जो है इसकी फिलिप सिडनी से फ्रेंडशिप थी, और ये जो फिलिप सिडनी है इसकी जो है डेथ हो गई, और जब डेथ हो गई तो उसने इसकी डेथ पर उसकी याद में एक पोएम लिखी थी, और उस पोएम का नाम है एस्ट्रोफेल, ASTROPHEL। एडमंड स्पेंसर ने ये जो फिलिप सिडनी है इसकी डेथ होने पर इसकी डेथ के ऊपर एक पोएम लिखी थी, और जिसका नाम था एस्ट्रोफेल। और एस्ट्रोफेल यदि किसी की डेथ पर लिखी जाने वाली पोएम होती है तो उसे बोलते हैं एलेजी। ठीक है, अब आप पढ़ेंगे इसके बारे में जब वर्क्स देखेंगे। अभी आप देख लीजिए, एलिजाबेथ बॉयल उसकी बिलवेड, उसका फ्रेंड फिलिप सिडनी, और फिलिप सिडनी जो है उसकी डेथ पर उसने पोएम लिखी थी, और वो बहुत ही फेमस पोएम है, बहुत ही फेमस एलेजी है, जिसका नाम है एस्ट्रोफेल। फाइन, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कैरेक्टर जो एडमंड स्पेंसर की लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वो है आपका सर WALTER, वॉल्टर, सर वॉल्टर रॉली। ध्यान रखना इसका प्रोनाउंसिएशन अधिकतर लोग गलत करते हैं, तो इसका प्रोनाउंसिएशन है रॉली, सर वॉल्टर रॉली। देखो ये सर वॉल्टर रॉली वो व्यक्ति है जिसने की स्पेंसर को पॉपुलैरिटी दिलाई। ओके, एडमंड स्पेंसर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है जिसका नाम है फेरी क्वीन, और सबसे पहले इस वॉल्टर रॉली को उसने इसका ड्राफ्ट बताया। वॉल्टर रॉली वो व्यक्ति है जिसने की एडमंड स्पेंसर को क्वीन एलिजाबेथ से इंट्रोड्यूस कराया, उसकी वजह से ही इसको जो है ईयरली पेंशन मिलना स्टार्ट हुआ। तो वॉल्टर रॉली का क्या इंपॉर्टेंस है, वॉल्टर रॉली ही वह व्यक्ति है जिसने कि इसको क्वीन एलिजाबेथ से मिलवाया। हम और इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप इसकी लाइफ में जो जो चीजें इंपॉर्टेंस रखती हैं उनको हम देखते जाते हैं। ठीक है, हमने एक एलिजाबेथ बॉयल देखी, वो इसकी बिलवेड है। फिलिप सिडनी इसका फ्रेंड, बहुत ही अच्छा फ्रेंड, और फिलिप सिडनी जो है उसकी डेथ पर इसने एस्ट्रोफेल लिखा। नेक्स्ट जो इसकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखता है सर वॉल्टर रॉली। वॉल्टर रॉली वो व्यक्ति है जिसने इसको क्वीन एलिजाबेथ से मिलवाया, और जिसकी वजह से उसको कोर्ट की तरफ से, एलिजाबेथ की तरफ से क्या मिलना स्टार्ट हुआ, पेंशन मिलना स्टार्ट हुआ। फाइन, नेक्स्ट देखिए, देखिए अब हम इसमें आगे सबसे पहले स्पेंसर के बारे में पढ़ते हैं, और आप साथ के साथ अपने नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, देखिए एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर का मैंने आपको बताया 1552 टू 1599। ओके, और इसके साथ ही हमने ये पढ़ा था कि आपका जो एलिजाबेथन पीरियड है, ELIZABETHAN, एलिजाबेथन पीरियड, आपको पता है एलिजाबेथन पीरियड जो है वो आपका 1558 टू 1603 है। इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट है,
Elizabeth को, a poet of Elizabethan period, a poet of Elizabethan period. Okay, now see, जो आपका एडमंड स्पेंसर जो है, एडमंड स्पेंसर का जो लाइफ है वो एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली में उसका बर्थ हुआ। उसके बाद एडमंड स्पेंसर जो है एक EARL अर्ल ऑफ लेस्टर, एडमंड स्पेंसर जो है उसका जन्म जो है बहुत ही आप कह सकते हो मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उसके बाद एक अर्ल ऑफ लेस्टर है, उनके यहाँ उसने वर्क करना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टेड वर्किंग एट द हाउस होल्ड ऑफ अर्ल ऑफ लेस्टर। अब देखो एक चीज समझ लीजिए, अब आपको लगेगा अर्ल ऑफ लेस्टर क्या है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा बेसिक समझिए। एक्चुअली क्या है, इंग्लैंड में कुछ डेजिग्नेशंस होते हैं, और वो डेजिग्नेशन आप फर्स्ट ईयर में आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप जैसे जैसे क्लासेस में आप आगे बढ़ोगे तो आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। देखो सबसे ऊपर तो होता है आपका किंग, KING किंग, सबसे ऊपर होता है किंग, और किंग के बाद आता है ड्यूक, ड्यूक के बाद आता है आपका अर्ल, ओके, और अर्ल को आप काउंट भी कह सकते हो, और उसके बाद आता है आपका विस्काउंट, और उसके बाद आता है आपका बैरन। ये डेजिग्नेशन है, और ये डेजिग्नेशन कौन से हैं? रॉयल नोबिलिटी के, रॉयल ROYAL, रॉयल NOBILITY। रॉयल नोबिलिटी क्या होता है? देखो क्या होता है हमारे यहाँ, जैसे राजा के बाद फिर उनके भाई बंधु, तो आप कहते थे इसको इसका सामंत बना दिया, इसको यहाँ का सामंत बना दिया। तो जो शाही लोग होते थे उनको क्या था, कुछ पदवियां दे दी जाती थी, और उनको कुछ किसी को जागीरदार बना दिया, जैसे हम कहते हैं किसी की जागीर दे दी, कोई किसी को कोई राज्य कोई शहर दे दिया, किसी को कोई कुछ गांव दे दिए। तो इस तरीके से उनके कुछ डेजिग्नेशन हुआ करते थे। तो सबसे बड़ा तो किंग होता था, राजा। उसके बाद नेक्स्ट जो डेजिग्नेशन होता था वो होता था ड्यूक। उसके बाद आते थे अर्ल, ये जैसे हमारे यहाँ सामंत वगैरह होते हैं उस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट पद आता था विस्काउंट का, और फिर लास्ट में आता था बैरन का। ये उनकी हायरार्की थी, पदानुक्रम था। और ये जो पद जो है सामान्यतः राजा या फिर कोई रॉयल फैमिली, किसी शाही परिवार के लोगों को ही दिए जाते थे। फाइन। तो देखो आप कई जगह पढ़ोगे, जैसे आपने पढ़ा कि ड्यूक, आप जब अपना एज यू लाइक इट प्ले पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि ड्यूक और ड्यूक फ्रेडरिक, ड्यूक सीनियर। तो आप सोचोगे ड्यूक क्या है, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा ड्यूक जो है एक डेजिग्नेशन है। फाइन। इसी तरीके से आप जैसे कहीं भी कोई पढ़ोगे तो आपको उसमें मिलेगा काउंट, तो आपको समझ में आ जाएगा काउंट क्या है। आपने अभी पढ़ा कि पर अर्ल ऑफ लेस्टर, तो अर्ल ऑफ लेस्टर मतलब लेस्टर नाम की जगह का अर्ल। ओके, अर्ल तो एक डेजिग्नेशन है, जैसे मैं आपको ऐसे कह दूं यहाँ का सामंत, उसी तरीके से क्या हो गया अर्ल ऑफ लेस्टर। फाइन। तो जो मेन बात है हम समझा। अब आपको देखो ये सारी पदवियां बार बार में आएंगी, जैसे आप जब शेक्सपियर पढ़ोगे तो आपको आएगा अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। तो आप सोचोगे अर्ल क्या है, तो अर्ल एक डेजिग्नेशन है और साउथहैम्पटन एक जगह का नाम है। तो आपको पता लग जाएगा कि भाई साउथहैम्पटन का कोई अर्ल जैसे आप हिंदी में कह सकते हो सामंत है, नवाब है, जो भी आप उसको हिंदी ट्रांसलेशन जिस तरह से भी करें, ये डेजिग्नेशन है। और इंग्लैंड में डेजिग्नेशन का इस तरीके की हायरार्की थी। फाइन। तो देखो मैंने आपको बताया, अब वो क्या हुआ कि अर्ल ऑफ लेस्टर जो है उसके यहाँ काम करने लग गया। और ये जो अर्ल ऑफ लेस्टर जो है, इनके एक नेफ्यू थे, NEPHEW। अर्ल ऑफ लेस्टर जब यहाँ काम कर रहे थे एडमंड स्पेंसर, तो उनके एक नेफ्यू थे, और उन नेफ्यू का नाम था फिलिप सिडनी। क्या था? फिलिप सिडनी, अभी जिसके बारे में मैंने बताया। तो ये जो अर्ल ऑफ लेस्टर के यहाँ जिन्होंने काम किया, तब एट दैट टाइम ही केम इनटू द कॉन्टैक्ट विथ हिज नेफ्यू फिलिप सिडनी के कांटेक्ट में आया, और फिर इन दोनों की जो है बहुत ही इंटीमेट फ्रेंडशिप हो गई। और ये वही फिलिप सिडनी है जिसकी की डेथ पर एडमंड स्पेंसर ने एलिजी लिखी थी, और जिसका नाम था एस्ट्रोफेल। वो अभी हम उसके वर्क्स में पढ़ेंगे ना, वर्क्स में पढ़ लेंगे। अभी तो आपको ये समझ में आया कि सबसे पहले एक पुअर फैमिली में इसका मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ, देन ही केम इनटू द कांटेक्ट विद, देन ही स्टार्टेड वर्किंग एट द हाउसहोल्ड ऑफ अर्ल ऑफ लेस्टर, and where he came into the contact with Philip Sidney, his lifelong or his intimate friend, on whose death
he wrote a world famous elegy Astrophel. Is it clear? Now आगे देखिए. Now अब क्या हुआ 1580 में, ओके 1580 में he went to Ireland as a secretary to a governor. देखो उसके बाद क्या हुआ, वो 1580 में कहाँ चला गया, आयरलैंड चला गया, और आयरलैंड में उसे गवर्नर का सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया गया. तो 1580 he went to Ireland. 1580 में क्या हुआ, he went to Ireland, आयरलैंड चला गया, and appointed as a secretary, secretary, secretary to the governor. देखो ये सारी की सारी चीजों का बहुत इंपॉर्टेंस है. जो भी चीजें बता रहा हूं ना, आपको बाद में पता लगेगा कि इन चीजों का कितना इंपॉर्टेंस है. ओके, वहां पर क्या हुआ, आयरलैंड में गया और आयरलैंड में उसको क्या सेक्रेटरी बना दिया गया. जब वो आयरलैंड में था तो आयरलैंड में रहते हुए उसने एक वर्क लिखा. आयरलैंड में था वो, तो आयरलैंड में रहते हुए उसने एक वर्क लिखा और उस वर्क का नाम था The views of the present state of Ireland. देखो जब वो आयरलैंड में रह रहा था तो उसने एक पैम्पलेट लिखा. आप पैम्पलेट कह सकते हो, एक ट्रीटीज कह सकते हो, एक राइटिंग, एक लेख, एक आर्टिकल, एक पैम्पलेट लिखा जिसका नाम था द व्यूज ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ आयरलैंड. व्यूज मतलब विचार, प्रेजेंट स्टेट यानी वर्तमान स्थिति ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड की वर्तमान स्थिति. उसने ये वर्क लिखा. नाउ व्हाट हैपेंड, जब उसने ये वर्क लिखा हुआ आयरलैंड में, तो उसने इस वर्क में आयरलैंड के लोगों को क्रिटिसाइज किया कई पॉइंट ऑफ व्यू से. उसने मेनली आयरलैंड के लोगों को लॉस के कंसर्न में, रिलीजन और कस्टम्स, उसने कहा कि यहाँ का जो कानून है वो भी खराब है. रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको क्रिटिसाइज किया, और इवन उसने कहा कि यहाँ का जो कस्टम्स है, रीति रिवाज है, जब तक ये सारी की सारी पुरानी रीति रिवाज नष्ट नहीं होती तब तक ये किसी भी तरीके से एजुकेटेड नहीं हो सकते, सभ्य लोग नहीं हो सकते. उसने उन लोगों के लिए वर्ड यूज किया डिसरप्टिव एंड डिग्रेडेड पीपल. डिग्रेडेड पीपल, ये वर्ड उसने उनके लिए यूज किया. डिसरप्टिव का मतलब होता है बहुत हल्ला शोर शराबा करने वाले, असभ्य से लोग, डिसरप्टिव इसे कहते हैं. डिग्रेडेड मतलब बहुत ही पतित लोग. अब देखो, he criticized the people of Ireland where he himself was living at that time, and he was the secretary to the governor, and his responsibility, और जबकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि वो आयरलैंड के लिए फेथफुल रहे. लेकिन उसने आयरलैंड को क्रिटिसाइज किया किस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके कानून को क्रिटिसाइज किया, वहां के धर्म को क्रिटिसाइज किया, वहां के रीति रिवाजों को भी क्रिटिसाइज किया, और इवन उसने वहां के लोगों के लिए कहा डिसरप्टिव एंड डिग्रेडेड पीपल. उनके लिए कहा कि भाई डिसरप्टिव है, शोर शराबा हो हल्ला करने वाले असभ्य लोग हैं, एंड डिग्रेडेड पीपल, और बहुत ही डिग्रेडेड घटिया लोग हैं. अब क्या हुआ, आप किसी देश में रह रहे हो और वहां के लोगों की बुराई करोगे तो क्या होगा, तो वहां पर एकदम से लोग भड़क गए उसके लिए. और उन्होंने क्या किया, एक जगह है, देखो ये है किलकॉलमन. ये जो नाम है कासल का है, किले का है, किसके, एडमंड स्पेंसर के. CASTLE, कासल ऑफ एडमंड स्पेंसर. एडमंड स्पेंसर जो है उसकी कासल था जिसका नाम था किलकॉलमन. उन्होंने क्या किया कि उसके किले को आग लगा दिया. एंड ही वाज नैरोली बीइंग एस्केप्ड बाय बीइंग किल्ड. ही वाज नैरोली एस्केप्ड बाय बीइंग किल्ड. वो मरने से बड़ी मुश्किल से बचा. फाइन. और जब वो बड़ी मुश्किल से बचा, वहां से फिर वो इंग्लैंड भागा. व्हाट हैपेंड, ही क्रिटिसाइज्ड द पीपल ऑफ आयरलैंड इन हिज वर्क
the views of the present state of Ireland. He criticized the people of England, okay, in concern with laws, customs and religion. Even he called them disruptive and degraded people. यहाँ तक कि उसने उनको क्या कहा, disruptive और degraded people भी कहा. तो इससे क्या हुआ, लोग भटक गए and they burned his castle. और उन्होंने क्या किया, उसके कासल में आग लगा दी. And the name of his castle was Kilcolman. कौन सा कासल था उसका, Kilcolman. देखिए दिस वन, ये उसका कासल है, ठीक है, जिसका मैं आपको फोटो बता रहा हूं. और ये सारी चीजों का इंपॉर्टेंस है इसलिए बता रहा हूं. KILCOLMAN, कासल. ऑफ कासल का नाम क्या है, किले का. कासल मतलब किला. ये उसका किला है किलकॉलमन, ठीक है ना. वो इसमें रहता था और आयरलैंड के लोगों ने क्या किया, उसमें आग लगा दी. और फिर क्या हुआ, उसको वहां से भागना पड़ा. फाइन. नाउ व्हाट हैपेंड, जब वो वहां से भागा, देखिए जब वो वहां से भागा तो वो क्या पहुंच गया, इंग्लैंड पहुंचा अपने देश. लेकिन वहां से भी उसे किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं मिला. ऐसा कहते हैं उसका जो लास्ट था वो बहुत बुरा रहा, ठीक है ना. बिकॉज ही वॉज ड्रिवन फ्रॉम द आयरलैंड, उसे आयरलैंड से भगा दिया गया. एंड ही डिड नॉट गेट एनी काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट. और क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट से भी उसे कोई सपोर्ट नहीं मिला, इंग्लैंड की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला. इसीलिए आपके एक बहुत ही फेमस क्रिटिक है जिनका नाम है बेन जॉनसन. बेन जॉनसन ने उसके बारे में कहा है, ही डाइड फॉर वांट ऑफ ब्रेड. ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है. ही डाइड, बेन जॉनसन ने कहा ही डाइड, वे मरा, फॉर वांट ऑफ ब्रेड. वांट ऑफ ब्रेड का मतलब स्टारवेशन, भूखमरी से. उसे खाने के लिए भी नहीं मिला लास्ट टाइम पे, यानी कि वो भूखमरी से मर गया. ही डाइड फ्रॉम स्टारवेशन. तो ये किसने कहा, ये बात कही है किसने, बेन जॉनसन ने. फाइन. तो ये हमने उसकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश की कि बेन जॉनसन का जो है लाइफ किस तरीके से रहा. तो मैं एक बार आपको फिर सारी चीजें देखो रिपीट कराता हूं. देखिए सबसे पहले हमने एडमंड स्पेंसर के बारे में देखा. इसका लाइफ पीरियड हमें पता होना चाहिए 1552 से 1599. और ये जो है कौन सी एज का पॉइंट है, एलिजाबेथन एज का पॉइंट है, क्योंकि एलिजाबेथन एज 1558 टू 1603. और आफ्टर सम टाइम स्टार्टेड वर्किंग एट द हाउसहोल्ड ऑफ अर्ल ऑफ लेस्टर. कुछ समय बाद वो अर्ल ऑफ लेस्टर के यहाँ काम करने लग गया. और अर्ल ऑफ लेस्टर के यहाँ काम करते वक्त उसका कांटेक्ट किससे हुआ, फिलिप सिडनी से, जिससे उसकी लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप रही. फिलिप सिडनी की डेथ पर उसने एक बहुत ही फेमस एलिजी लिखी और जिस एलिजी का नाम है एस्ट्रोफेल. ठीक है. हमने उसके बाद ये देखा था भाई अर्ल क्या होता है. हमें इंग्लैंड में जो भी पदवियां होती हैं जो हमें आगे तक लिटरेचर में काम आएंगी, तो हमने देखा उनका किस तरीके से पदानुक्रम होता है, हायरार्की क्या होती है. सबसे ऊपर किंग होता है, आफ्टर दैट ड्यूक, और ड्यूक के बाद हमने देखा अर्ल. अर्ल को काउंट भी बोलते हैं. एंड देन आफ्टर काउंट इट इज विस्काउंट एंड देन बैरन. ये इंग्लैंड में हायरार्की होती है इस तरीके से. अर्ल का मतलब आप कुछ भी कह सकते हो, सामंत, जमींदार. ये सामान्यतः रॉयल नोबिलिटी का हायरार्की है, यानी कि शाही जो पदानुक्रम है इस तरीके से उनको पद दिए जाते थे. उसके बाद हमने पढ़ा कि 1850 में, ठीक है, उसको आयरलैंड में एक सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया गया. और जब आयरलैंड में एज अ सेक्रेटरी था तो उसने एक पैम्फलेट लिखा और उसकी वो पैम्फलेट बहुत कंट्रोवर्शियल था. और उस पैम्फलेट का नाम था द व्यूज ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ आयरलैंड. और द व्यूज ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ आयरलैंड में उसने आयरलैंड के लोगों को कई पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिसाइज किया. लॉ के, रिलीजन से और कस्टम, इन तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिसाइज किया. इवन यहाँ तक कि he called them disruptive and degraded people. यहाँ तक कि उसने क्या किया, वहां के लोगों को क्या शब्द यूज किया, डिसरप्टिव, बहुत ज्यादा शोर शराबा हंगामा करने वाले लोग, एंड डिग्रेडेड पीपल, और बहुत ही पतित लोग. इससे क्या हुआ, लोग भड़क गए और उन्होंने क्या किया, उसके किले में आग लगा दी. और उसका जो किला था उसका नाम था कासल ऑफ, उसका जो किला था उसका नाम था किलकॉलमन. और उन्होंने इसके किले में आग लगा दी. एंड ही वाज ड्रिवन फ्रॉम आयरलैंड, उसे आयरलैंड से भगा दिया गया. एंड ही रीच्ड इंग्लैंड बट ही डिडंट गेट एनी काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम इंग्लैंड. लेकिन इंग्लैंड से भी उसे कुछ भी सपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ. और लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ वाज वेरी बैड डेज. सो इवन बेन जॉनसन सेड दैट ही डाइड फॉर वांट ऑफ ब्रेड, कि वो कैसे मरा, भूखमरी से मर गया. तो बेन जॉनसन का जो कमेंट है, स्टेटमेंट है, वो भी हमें याद रखना है, ही डाइड फॉर वांट ऑफ ब्रेड. तो ये हमने कुछ
हल्का सा उसकी लाइफ के बारे में समझने की कोशिश की, जिससे हमें समझ में आया, हमें आयरलैंड समझ में आया, हमें फिलिप सिडनी से उसका कॉन्टेक्ट समझ में आया। ठीक है, अब एक चीज और थी जो बीच में हमसे रह गई, वो ये है, एक चीज और समझ लीजिए। अब इसी बीच में क्या हुआ था, व्हेन ही वाज इन आयरलैंड, जब आयरलैंड में था, he was visited by a person named Sir Walter Raleigh। तो देखो, in Ireland he was visited by Sir Walter Raleigh। जब वो आयरलैंड में था तो उससे मिलने कौन आया, सर वॉल्टर रॉली मिलने आए। नाउ वॉल्टर रॉली को उसने क्या किया, उसने का एक बहुत ही फेमस वर्क है, देखिए फेमस वर्क का नाम है द FAERIE फेरी क्वीन। अब देखो इसका मतलब ये उसने इस तरीके से स्पेलिंग यूज की थी, इसलिए मैंने वही लिखा है। वैसे आप कह सकते हो इसको फेयर क्वीन, सुंदर रानी। ओके, तो इसने क्या किया, वहां पर एक वर्क लिखा हुआ था फेरी क्वीन, और उसका ड्राफ्ट, उसका जो ड्राफ्ट है वो किसको बताया, एडमंड स्पेंसर, आई एम सॉरी, उसने वॉल्टर रॉली को पढ़ाया। इसका मतलब एडमंड स्पेंसर ने जो फेरी क्वीन लिखी हुई थी वो किसको पढ़ाई, वो उसने वॉल्टर रॉली को पढ़ाई। तो वॉल्टर रॉली बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। ओके, और उसने फेरी क्वीन की 3 बुक्स लिख रखी थी, 1, 2 एंड 3। तो वॉल्टर रॉली को ये बुक बहुत अच्छी लगी, सो ही इंट्रोड्यूस्ड स्पेंसर, इसलिए उसने स्पेंसर का परिचय कराया टू क्वीन एलिजाबेथ से। इसलिए उसने स्पेंसर का परिचय किससे कराया, क्वीन एलिजाबेथ से। और जब क्वीन एलिजाबेथ का परिचय कराया तो क्वीन एलिजाबेथ वाज वेरी मच अट्रैक्टेड बाय दिस वर्क, बहुत ज्यादा खुश हुई उससे, बहुत ज्यादा कि बहुत अच्छा वर्क है। इसलिए उसने, क्वीन एलिजाबेथ ने उसको 50 पाउंड्स ईयर ये पेंशन देना स्टार्ट कर दिया, उसको 50 पाउंड प्रति वर्ष की पेंशन देना स्टार्ट कर दिया। यदि आप कोई वर्क लिखें और आपको पेंशन मिलने लग जाए, आपको रानी या राजा आपको अप्रिशिएट कर दे, तो आपको क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा। अब वो क्या हुआ, अब ये कब हुआ था, देखो ये हुआ था 1589 to 90, इसमें ये फर्स्ट विजिट ही मैट, आप कह सकते हो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। सबसे पहले वो 1589 to 90 इस पीरियड में क्वीन एलिजाबेथ से मिला, और उस वक्त उसने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बुक, फेरी क्वीन की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बुक, यानी फेरी क्वीन बड़ी बुक थी तो उसके 3 पार्ट थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो उसने क्वीन एलिजाबेथ को दिखाई, और क्वीन एलिजाबेथ बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई और उसने उसको 50 पाउंड्स पर ईयर की पेंशन ग्रांटेड कर दे दी। अब उसके बाद वो दोबारा आया 1595 to 96, इस पीरियड में वो दोबारा कहां पर आया, इंग्लैंड आया। और इंग्लैंड जब वो आया तो उसने इसके आगे 4th, 5th और 6th ये 3 जो किताबें और लेकर आया। इसके आगे पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो पहले दिखा दिए, उसके बाद 4th, 5th और 6th लाया। अब वहां पर ही डिडंट गेट दैट काइंड ऑफ एप्रिसिएशन एंड सपोर्ट बाय क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट। अब इस बार उसको क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा उस तरीके का सपोर्ट और एप्रिसिएशन नहीं मिला। उसके बहुत सारे रीजन थे, हम बाद में पढ़ेंगे क्यों नहीं हुआ ऐसा, है ना। उसको वो सपोर्ट नहीं मिला तो वो डिसअपॉइंटेड हो गया। हालांकि वो 12 बुक्स लिखना चाहता था, उसने अपना काम वहीं स्टॉप कर दिया। उस वक्त उसका 7th पार्ट जो था, 6 हो गए, 7th पार्ट जो था उस वक्त अधूरा चल रहा था। ठीक है, उसके बाद वो हमेशा आयरलैंड में ही रहा, बस अपने अंतिम दिनों में वो भागकर कहां पर आया था, इंग्लैंड आया। ठीक है, इज इट क्लियर। तो मैंने आपको बताया 1580 he went to Ireland and he became the secretary to the governor and he remained whole life there in exile, निर्वासन में वहीं रहा, except 2 visits, केवल 2 visits के अलावा। एक उसने 89-90 में की, एक 95-96 में की। इसके अलावा फिर वो इंग्लैंड नहीं आया। लास्ट टाइम पे जब उसके ऊपर अटैक हुआ, his castle, the castle of Kilcolman was burned and he was driven from the island. Only then he came to England, and in England at that time he didn't get any kind of support from the Queen Elizabeth the First, and Ben Jonson said that he died for want of bread. तो लास्ट टाइम ऐसा हुआ 2 बार। मैंने आपको वॉल्टर रॉली का योगदान बताया, उसने क्वीन एलिजाबेथ से मिलाया।
ठीक है। और जब हम इन वर्क्स के बारे में देखेंगे, इनके सारे वर्क्स के बारे में, तब इनके बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। फाइन। अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो है उसमें हम चलते हैं इसके वर्क्स के बारे में स्टडी करते हैं कि इसके वर्क्स में क्या क्या था।